हेलो एवरीवन। ये अपन एग्ज़ाम का सॉल्यूशन कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के संस्कृत डिपार्टमेंट का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ 2024 में। तो ये पेपर 1 है, पेपर 1 का सॉल्यूशन। यस, एपी में 3 एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट तो जीके वाला होता ही है, सेकंड थर्ड सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन होते हैं। इनमें 75 मार्क्स के होते हैं, और जीके वाला में 100 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। तो ये टोटल हो जाते हैं 200, और प्लस में 24 मार्क्स इंटरव्यू के। तो ऐसा कुछ पैटर्न रहता है इसका। इसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य के मार्क्सवाद दृष्टिकोण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के मार्क्सवाद दृष्टिकोण। पहला, यथार्थवादियों का तर्क है कि राज्य का मार्क्सवाद दृष्टिकोण न्यूनतावादी है। सही बात है। यह राज्य को शासक वर्ग के हाथों में सामान्य यंत्र के रूप में न्यून कर देता है, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। तो ये दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, सौदेबाजी का सिद्धांत किस सिद्धांत का विस्तार है? तो ये करेक्ट हो जाएगा पारंपरिक खेल सिद्धांत। ये SBS वाला सुबिक सेलिंग राइकर, SS सुबिक सेलिंग राइकर। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, टिटुलर संप्रभुता का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? राज्य में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था के संदर्भ में? नहीं, गलत हो जाएगा। राजा या सम्राट के संदर्भ में, जो अतीत में वास्तविक संप्रभु था लेकिन अब राज्य का संवैधानिक प्रमुख हो गया है। तो ये सही बात है। टिटुलर संप्रभुता होती है अभिभावकीय संप्रभुता। 3 नंबर आंसर इसका है ऑप्शन, सरकारी निकाय के संदर्भ में जो अपने क्षेत्र। तो ये सरकारी निकाय का तो संबंध ही नहीं है। संप्रभु या व्यक्ति का समूह के संदर्भ में जो वास्तविक व्यवहार में राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करता है। तो ये भी नहीं, वास्तविक वाला नहीं है। तो ये 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लासेल प्रिंसिपल के संदर्भ में कौन सा कथन? विचार कीजिए। तो लासेल प्रिंसिपल फ्रांस के संवैधानिक प्रावधान है। ये गलत है। लासेल प्रिंसिपल की शर्तों के अंतर्गत संप्रभु प्रधानमंत्री की संसद को भंग करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता है। यही होता है लासेल प्रिंसिपल। अपने जो इंडिया में तो क्या है कि संप्रभु कौन है? संप्रभु यानी राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री संसद को भंग करने की प्रार्थना करता है या फिर जो सिफारिश भेजता है, तो राष्ट्रपति को तो करना ही होता है। तो अपने तो ये लागू नहीं है। लेकिन ये जो लासेल प्रिंसिपल के बारे में ये जो कोटेशन है, इसमें ये 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये 2 नंबर सही है। 4 नंबर में ये 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 कैच है यानी जी के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में केंद्र सरकार को देश की सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रति सप्ताह 1 घंटे की प्राकृतिक वातावरण से संबंधित कक्षा लगाने का निर्देश दिया है? तो इसमें जो अरुणा रॉय है, यह तो सूचना के अधिकार संबंधित है, 2005 अरुणा रॉय। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2 नंबर आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में विधान परिषद के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में क्या उल्लेख किया गया है? तो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, नहीं, सहकारिता के बाद समाज सेवा आएगा। तो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, फिर समाज सेवा, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में उल्लेखित संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ के प्रारूप में मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा, ये वर्ड्स ऐड किए थे? तो ये 1963 में ये वर्ड्स है ऐड किए थे संविधान संशोधन के द्वारा, भारतीय संविधान में ऐड किए थे। जब संघ का मंत्री है वो अगर शपथ ले रहा है तो ये वर्ड यूज किए जाएंगे, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा, 1963। 8वां क्वेश्चन है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, विमर्श लोकतंत्र के प्रवर्तक कौन है? डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कोहेन की है। ये करेक्ट हो जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन है, धर्म दीर्घकालिक राजनीति है जबकि राजनीति अल्पकालिक धर्म है, ये कोटेशन किसकी है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये बहुत ही फेमस है और बहुत बार आता है ये एग्जाम में। तो लोहिया जी का है ये, सही हो गया। फिर 10 नंबर क्वेश्चन, सैयद अहमद खां के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो मोमेडियन डिफेंस कॉलेज, ये नहीं है इसका, फिर इसने नहीं पूछा है। तो अगला है इसमें फिर 2 नंबर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, ये है इसका। ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी है, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ये है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये भी है सैयद अहमद खां का। तो ये 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन मिशेल फूको की शक्ति की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? तो जहाँ भी शक्ति है वहाँ प्रतिरोध की संभावना 1 नंबर, ये सही बात है। ये मिशेल फूको की शक्ति की अवधारणा में है। शक्ति व्यवस्था में धन की तरफ रहित होती है? नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहा उसने मिशेल फूको ने अपनी शक्ति की अवधारणा में। फिर प्रशासकीयता के संयंत्र के माध्यम से हम अभिशासन के विषय के रूप में निर्मित होते हैं। ये इसकी कोटेशन सही है, तो ये 1 और 3 नंबर कोटेशन है मिशेल फूको की, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन 12 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कौन से अध्याय में सामूहिक सुरक्षा के बारे में प्रावधान किए गए? तो ये हो जाएगा अध्याय 7 में, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 में सामूहिक सुरक्षा के बारे में प्रावधान किए गए हैं। फिर है इसमें अगला है, निम्नलिखित में किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि परिधि के देश व्यापार की शर्तों के पतन के कारण पीड़ित हैं? तो ये राउल प्रेबिस्क है। जब बात आ जाए ना परिधि के देशों की, तो ऑब्वियसली राउल प्रेबिस्क हो जाएगा, कोई इसमें है ही नहीं, कोई डाउट नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही बताना, कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो पहली बैठक अक्टूबर 2016, नहीं, ये जो जीएसटी परिषद है काउंसिल, ये जो एक्ट, वो जो अधिनियम है वो लाया गया था 2016, ये सही बात है, ठीक है। और सितंबर अराउंड कितनी 12 सितंबर को ये लागू हो गया था। अरुण जेटली जी ने इसकी पहली बैठक करी थी 26 से 27 सितंबर को करी थी, तो अक्टूबर गलत हो जाएगा, सितंबर 26-27 सितंबर को करी थी। और जीएसटी काउंसिल परिषद है, इसका 279A1 में संशोधन करके इसको जोड़ा गया, जीएसटी काउंसिल को 279 में जोड़ा गया है जीएसटी काउंसिल को। फिर अगला है जीएसटी, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें सही पूछ रखा है, सही सचिव राजस्व जीएसटी परिषद के पदेन सचिव होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड CBEC के अध्यक्ष हैं, वो जीएसटी परिषद के सभी कार्रवाइयों के लिए एक स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होते हैं, नहीं ये गलत है, तो इसका हो जाएगा आंसर 3 नंबर। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, रोमन अधिनायक तंत्र के बारे में कथनों विचार कीजिए। रोम में अधिनायक का चुनाव कानूनी विधि के माध्यम से होता है, सही बात है, ये होता था, मतलब रोम में जो अधिनायक का चुनाव, अधिनायक मतलब डिक्टेटर का चुनाव, डिक्टेटर का इलेक्शन। रोम में संकट के समय अस्थायी रूप से अधिनायक का चयन होता था और उस पर अनेक कानूनी रोक व्यवस्थाएं लागू रहती थी, तो इसमें दोनों सही है, 4 नंबर ऑप्शन। किस विचारक ने राजनीतिक दलों के संदर्भ में राजनीतिक विश्राम शब्दावली को यूज किया है? राजनीतिक विश्राम शब्द, तो SE फाइनर ने राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक विश्राम शब्दावली को यूज किया है, SE फाइनर ने। फिर कौन सा विद्वान दबाव समूह और हित समूह के बीच भेद नहीं करता? तो ये अपने जीन ब्लांडे भाई जी, ये जीन ब्लांडे है, वो दबाव समूह और हित समूह में कोई भेद नहीं करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। EU के बारे में बताओ, ठीक है, तो EU के बारे में सही विकल्प चुना, ये वाला जो है ना, यहाँ पे जो सही गलत लिखा हुआ ये देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो EU के बारे में सही कथन पूछ रखा है अपने से, यूरोस्केप्टिसिज्म एक यूरोपीय राजनीतिक सिद्धांत है ये, जो EU से अलग होने की वकालत करता है, तो ये एकदम सही बात है। यूरोस्केप्टिसिज्म एक जो सिद्धांत है, इसका जो सही बात है, यूरोस्केप्टिसिज्म दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले राजनीतिक दल व्यापक रूप से लोक लुभावन होते हैं। जो इस यूरोस्केप्टिक दृष्टिकोण वाले जो वाली पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, ये लोक लुभावन वाली होती है, लाइक बहुत ही ब्रॉडली पॉपुलिस्ट होती हैं, और आम तौर पर EU की नौकरशाही संरचना को खत्म करने और सुव्यवस्थित करने के अलावा सख्त आव्रजन नियंत्रण का समर्थन करते हैं। इसका इंग्लिश देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज दैट oppose a Eurosceptic viewpoint tend to be broadly populist and generally support tighter immigration control in addition to the dismantling or streamlining of the EU bureaucratic structure।
ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में। तो ये जो आता है ना, वो होता है, क्या होता है, इमिग्रेंट आते हैं ना, उन पे कंप्लीटली कंट्रोल लगाया जाए, ये बात करता है यूरोस्केप्टिक दृष्टिकोण। तो इसमें ये दोनों ही कोटेशन सही होगी। यूरोस्केप्टिक जो व्यू पॉइंट है उसके बारे में दोनों कोटेशन सही है। ईयू के बारे में ये यूरोस्केप्टिक व्यू पॉइंट है एक तरीके का। फिर अगला क्वेश्चन, जोसेफ राज के पूर्णतावादी उदारवाद की अवधारणा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो पूर्णतावादी, अब लाइक परफेक्शनिस्ट लिबरलिज्म, इसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट लिबरलिज्म। ये परफेक्शनिस्ट लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये है जोसेफ राज का। तो इसने क्या कहा है, इस दृष्टिकोण के अनुसार उदार राज्य का ये परम कर्तव्य है, जो लिबरल स्टेटस का ये कर्तव्य है कि वह ऐसी नीतियों पर काम करे जिनका उद्देश्य कुछ तरीकों से अपने नागरिकों के जीवन की नैतिक गुणवत्ता में सुधार करना हो। एक नैतिक गुणवत्ता में सुधार करना हो। ये परफेक्शनिस्ट लिबरलिज्म की जो ये बात कही है जोसेफ, बिल्कुल सही बात है ये, कि ये जब तभी तो परफेक्शनिस्ट लिबरलिज्म आप पाएगा। एक अपन लिबरलिज्म लेके आ रहे हैं तो उसको उसके अंदर परफेक्शन कैसे लेके आएंगे, जब नागरिकों जीवन की जो नैतिक गुणवत्ता उसको सुधार हो पाएगा, तभी तो उसको परफेक्शनिस्ट का कह पाएंगे अपन। फिर अगला ये कोटेशन है जोसेफ राज की, ये मानते कि मानव पूर्णता मूलतः है, मानव की पूर्णता मूलतः स्वायत्ता से संबंधित होती है, एक ऑटोनॉमस से संबंधित होती है। इस प्रकार वह प्लेटोवादी और कांटवादी विचारों का संयोजन करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। प्लेटो और कांटवादी, प्लेटो कांट भी कुछ इस तरीके की बात करते हैं, लाइक नागरिकों के जीवन में नैतिक गुणवत्ता में सुधार की बात करते हैं। और कांट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कुछ इस तरीके का है, बौद्धिकवादी है कांट। फिर अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को संघ राज्य संबंधों के संबंध में अंतर्निहित किया गया है। लाइक प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये जो एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है इसको अपन देख सकते हैं अपने संविधान के किस अनुच्छेद देख सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 265 में इस जो कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। 106 यानी 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 106वां संशोधन के बारे में पूछा है, क्या सही होगा। तो यह अधिनियम लोकसभा 1, राज्य विधानसभा 2, दिल्ली विधानसभा 3, तीनों में महिलाओं के लिए 15 वर्ष की अवधि के लिए 1 तय सीट, एकदम करेक्ट आंसर, ये एकदम करेक्ट है। इस दान के ये अनुच्छेद 239 कै 239 ए, ये जो है 239 ए में संशोधन करता है, एकदम सही बात है। ये अनुच्छेद 30 कै और अनुच्छेद 332 कै और 334 कै को नए अनुच्छेदों के रूप में सम्मिलित करता है, एकदम करेक्ट बात है। ये दोनों ही सही हो जाएंगे इसमें। फिर निम्नलिखित विचारकों में से किसने उदारवादी और नागरिक गणतंत्र परंपराओं पर सार्वभौमिक नागरिकता के आदर्श को अपनाने का आरोप लगाया। किसने उदारवादी और नागरिक गणतंत्र परंपराओं पर सार्वभौमिक नागरिकता के आदर्श को अपनाने का आरोप लगाया और समूह मतभेदों के बारे में बात करने के साधन के रूप में विभेदित नागरिकता की धारणा थी। विभेदित नागरिकता, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो ये इसका हो जाएगा मेरियम यंग, आयरिस मेरियम यंग का है विभेदित नागरिकता की धारणा, जिसमें उसने उदारवादी और नागरिक गणतंत्रीय परंपराओं पर सार्वभौमिक नागरिकता के आदर्श को अपनाने का आरोप लगाया है और समूह मतभेदों के बारे में बात करने के साधन के रूप में विभेदित नागरिकता की धारणा का प्रचार किया है मेरियम यंग ने। फिर अगला क्वेश्चन, संप्रभुता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। संप्रभुता के संदर्भ में सभी लोकतांत्रिक प्रणालियों में वैध और राजनीतिक संप्रभुता मध्य कोई अंतर नहीं है। तो होता है, ये तो गलत बात, सभी लिख दिया ना इसमें सभी, तो ये गलत हो जाएगा। लोक प्रभुता के विचार के विकास में मार्शल पैडुआ का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक बात है। यथार्थ संप्रभु सदैव जैसे कानून के अनुसार ही शासन चलता है, तो ये नहीं, गलत बात है, क्योंकि यथार्थ संप्रभु सदैव कानून के अनुसार चले, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है चीज़, बिना कानून वाला भी हो सकता है, उसमें कुछ जो परंपरागत चीज़ें भी हो सकती हैं।
संप्रभुता बहुलवादी सिद्धांत कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानता है। संप्रभुता का जो प्लuralist थियरी है वो कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च भी मानती है, कानून को उच्च मानती है। तो एकदम बात सही है, बी और डी ये सही हो जाएगा इसमें। 4 नंबर ऑप्शन। विल्किन का द्वारा अपनाए गए समूह विभेदित अधिकारों के प्रकारों में कौन से अधिकार आते हैं? स्वशासन, बहुजातीय, विशेष प्रतिनिधित्व का, तो ये तीनों ही सही है। विल्किन का स्वशासन का अधिकार, बहुजातीय अधिकार, विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार, सेल्फ गवर्नमेंट राइट, पॉलीएथनिक राइट, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट। फिर कौन सा वेस्ले होफेल्ड द्वारा अपनाए गए कानून अधिकारों का प्रकार नहीं है? वेस्ले होफेल्ड द्वारा पहचाने गए कानूनी अधिकारों का प्रकार नहीं। प्रतिरक्षा, विशेषाधिकार, स्वामित्व, दावा, तो ये 3 नंबर ये सही नहीं है। प्रतिरक्षा है, देख लें। इम्यूनिटी, प्रिविलेज, क्लेम ये है वेस्ले होलफील्ड का, लेकिन स्वामित्व ये वाला नहीं है। वेस्ले होलफील्ड का कानूनी अधिकारों का प्रकार। फिर अगला है, किसने राज्य के निर्माण से पहले अस्तित्व के संघर्ष की परिकल्पना प्रस्तुत की जो कि मनुष्य के अज्ञान का परिणाम थी? तो ये किसका कथन है? ये है बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन कहता है कि राज्य का जब निर्माण हुआ उससे पहले अस्तित्व का संघर्ष विद्यमान था जो कि मनुष्य के अज्ञान का परिणाम था। जो उसके जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस था ह्यूमन का, इसका रीजन ये है कि इंसान को, मनुष्य को अज्ञान था। उसके अज्ञानता की वजह से वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तो ये है बौद्ध दर्शन। फ्रांस के 5वें गणतंत्र जो है ना, गोल, चार्ल्स द गोल ऐसे करके नाम वाला, के राष्ट्रपति संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रीय सभा सीनेट के सभापतियों से परामर्श के उपरांत राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। एकदम सही बात है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल शक्तियों का प्रयोग किए जाने के दौरान राष्ट्र सभा भंग होगी? ये बिल्कुल भी नहीं भंग होगी, भंग बिल्कुल नहीं होगी। ये अपने नॉर्मली क्या होता है कि भारत में जब राष्ट्रपति आपातकाल लगता है तो जो लोकसभा है वो भंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन फ्रांस में ये नहीं है, तो ये एकदम गलत है, ये सही हो जाएगा 3 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सी समकालीन समय में सहभागी लोकतंत्र की क्रियाविधि, सहभागी लोकतंत्र यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की क्रियाविधि है? ई लोकतंत्र, तरल लोकतंत्र, मिनी पब्लिक, जैसे एक्लेशिया, ये नहीं होगा सहभागी लोकतंत्र में। तो 1, 2, 4 ये 2 नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसमें। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? द अनटचेबल 1948 ये सही है। अगला ऑप्शन है बुद्ध एंड इज दम, ये हो जाएगा 1957 में। हुवर शुद्धराज ये 1946 का में है। एनिलेशन ऑफ कास्ट ये 1936 में है, लिखी गई है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनु के अनुसार व्यवहार पद है कराधान का एक सिद्धांत, कानून का वर्गीकरण, न्यायिक प्रक्रिया, दंड का सिद्धांत। तो ये कानून का वर्गीकरण है, व्यवहार पद मनु के अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सिद्धांत भारत में न्यायिक समीक्षा की धारणा से संबंधित नहीं है? पृथक्करणीयता का, जुडिशियल रिव्यू की धारणा से संबंधित नहीं है। पृथक्करणीयता का संवैधानिकता के पक्ष में उदाहरण है प्रगतिशील निर्वचन का लोकस स्टैंडी, तो ये हो जाएगा लोकस स्टैंडी की अवधारणा। ये भारत में न्यायिक समीक्षा की धारणा से संबंधित नहीं है। बाकी पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये संबंधित है संवैधानिकता के पक्ष का उपधारणा, प्रजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, प्रगतिशीलता के निर्वचन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था, तो सही बात है ये। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा।
इस प्रक्रिया को गैर विधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है ये। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा होगा। इस प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक बात ये हो रहा है कि ये जो इसमें दिया गया ना जॉइंट सेशन, सही बात है, ये 11वां संविधान संशोधन 61 द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब अपने संविधान में सिर्फ और सिर्फ जो संयुक्त अधिवेशन है, जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन है ना, ये इसको हटा दिया, संयुक्त अधिवेशन बस उसको एक ही है अभी। एक तो 3 टाइप होते हैं, जॉइंट, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक और संयुक्त प्रार्थना, ऐसे कुछ होता है, 3 है। तो इनमें अभी फिलहाल मूल संविधान में सिर्फ एक का ही वर्णन है, तो ये हटा दिया था, एकदम सही बात है। मई 1961 में राजेंद्र प्रसाद गंभीर रूप से बीमार हो गए और राष्ट्रीय राधाकृष्ण को कर्तव्यों के निर्वहन का पहला अवसर मिला था, तो ये गलत बात है, ये गलत है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर से लेख द्वारा अपना त्यागपत्र करता है तब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। उपराष्ट्रपति, एकदम करेक्ट आंसर है ये, तो ये 3 नंबर गलत हो गया इसमें। फिर 33 नंबर, किसने यह तर्क दिया कि हथियारों का आर्थिक बोझ युद्ध का कारण है? हथियारों का आर्थिक बोझ युद्ध का कारण है क्योंकि लंबे समय तक बोझ इतना भारी हो जाता है कि इसे हटाने के लिए आक्रामक युद्ध का आयोजन किया जाता है, लेकिन वाणिज्यिक भावना का अस्तित्व युद्ध के साथ बरकरार रखना भी संभव नहीं है। वाणिज्यिक भावना का अस्तित्व युद्ध के साथ बरकरार रखना भी संभव नहीं है। तो ये कोटेशन किसकी है? तो ये इमैनुअल कांट की है, ये इमैनुअल कांट की, कि हथियारों का आर्थिक बोझ युद्ध का कारण है। इसे लंबे समय तक क्योंकि लंबे समय तक बोझ इतना भारी हो जाता है कि इसे हटाने के लिए आक्रामक युद्ध का आयोजन करना पड़ता है। तो ये हो गया इमैनुअल कांट का। अगला क्वेश्चन है, कोटले के अनुसार विजिगित्सु की कौन सी शक्ति उसके ज्ञान और सूझबूझ पर आश्रित होती है? मंत्र शक्ति, बौद्धिक शक्ति, उत्साह शक्ति, पर शक्ति, तो कौन सी उसके सूझबूझ, ज्ञान और सूझबूझ पर डिपेंड करती है? तो मंत्र शक्ति, इसको क्या बोलते हैं मंत्र शक्ति को? तो बस इतना ही, यही बोल सकते हैं मंत्र शक्ति। जो उसकी मंत्र शक्ति है, मंत्र शक्ति मतलब मंत्रणा टाइप की शक्ति, वो उसके ज्ञान और सूझबूझ पर डिपेंड करती है विजुगित्सु की, कि उसके नॉलेज कितनी है, उसको वो कितना अच्छे से चीज़ों को हैंडल, नॉलेज और उसका विजडम पर डिसाइड करेगा कि वो लोगों से जो अपनी राय लेता है, ठीक है, मतलब किससे सजेशन ले रहा है, पहली बात तो किन मंत्रियों से सजेशन ले रहा है, दूसरी बात वो जो सजेशन ले रहा है उसको किस तरीके से अप्लाई कर रहा है, वो कम्प्लीटली उन पर डिपेंडेंट हो रहा है या फिर खुद अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है, ये मंत्र शक्ति होती है उसकी। 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन अरविंदो के विचारों से असंगत है? अरविंदो ने इतिहास में आध्यात्मिक नीतिवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है, बिल्कुल करेक्ट बात है, आध्यात्मिक नीतिवाद को करेक्ट किया। अरविंदो ने राजनीतिक संघर्ष की तकनीक के रूप में निष्क्रिय प्रतिरोध, बिल्कुल सही बात है। अरविंदो बैंथम के उपयोगितावाद समर्थक नहीं, अरविंदो बैंथम के उपयोगितावाद का आलोचक है ये, और आधुनिक पूंजीवाद का भी आलोचक है, एकदम सही बात है, असंगत ये हो जाएगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन, किसने विचार दिया कि आर्य समाज भीतर से तो एक धर्म युद्ध और सुधार आंदोलन के साथ साथ बाहरी हमलों सुरक्षा के लिए एक रक्षात्मक संगठन है? आर्य समाज, तो आर्य समाज देखो ये इसमें ना आर्य समाज जी के बारे में ये कथन कहा है नेहरू जी ने किया, ठीक है। बाकी आर्य समाज से दयानंद सरस्वती जी जुड़े हुए थे, ठीक है, तिलक भी जुड़े हुए थे, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट ये जो कोटेशन है ये अपने नेहरू जी के है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किन विचारकों ने निर्णय निर्माण उपागम डिसीजन मेकिंग में व्यक्ति कारक को, भाई साहब बहुत ही बड़ा, जूलियट जॉर्ज, अलेक्जेंडर जूलियट जॉर्ज, ये व्यक्ति कारक को इंपॉर्टेंस देते हैं। मनुस्मृति के कौन से अध्याय में राज्य और राज्य की उत्पत्ति का वर्णन है? मनुस्मृति, तो मनुस्मृति क्वेश्चन सीधे सी बात आई है 7वें में राज्य और राजा की उत्पत्ति का वर्णन है। सबाल्टन के बारे में सही बताओ, सबाल्टन शब्द ग्रामसी द्वारा घटा गया था। सबाल्टन का जो है भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सबाल्टन शब्द, वैसे इसको गूगल पर देखा तो ये इसने नहीं घटाता, ये हाँ सही बात है, एंटोनी ग्रामसी नहीं घटाता ये शब्द, एकदम सही बात है। और रंजीत गुहा सबाल्टन स्टडीज के जनक माने जाते हैं, वाह 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 क्वेश्चन है ये, एकदम दोनों एकदम सही बात है। शब्द तो ग्रामसी ने घटाता, लेकिन रंजीत गुहा है ये इसके जनक मान जाते हैं, सबाल्टन स्टडीज के जनक मान जाते हैं,
भाई बहुत ही वाह वाला क्वेश्चन है। जीन ब्रांडिंग के जहाँ रूढ़ित विधायिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, कौन सा कथन सही है? उनका बहुत ही सीमित प्रभाव होता है। रूढ़ित विधायिकाएं, रूढ़ित है ट्रंकेटेड ट्रंकेटेड लेजिस्लेचर, ट्रंकेटेड लेजिस्लेचर, तो इनका प्रभाव बहुत ही सीमित प्रभाव होता है। ये एकदम सही बात है। ये श्रेष्ठ विधायक वर्ग है जिसमें विश्व के अत्यधिक उन्नत देशों के विधायक, बिल्कुल गलत बात। सभाएं सीमित शल्य चिकित्सा के अधिक निकट नहीं। फ्रांस स्विट्जरलैंड में तो ये है ही नहीं, ये जो ट्रंकेटेड लेजिस्लेचर है ना, ये नहीं है। तो जीन ब्रांडे ने इसका के संबंध में ये इसका सही हो जाएगा। इसका बहुत ही सीमित प्रभाव होता है जो ट्रंकेटेड लेजिस्लेचर होती है इसके बारे में। 41 में कौन सी एक शक्ति संतुलन की अवधारणा की विशेषता नहीं है? शक्ति संतुलन शांति का उपकरण नहीं यार, ये सही ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? शांति उपकरण नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये राष्ट्रहित इसका आधार है, सही बात है। कसौटी युद्ध होता है, इसकी कसौटी युद्ध होता है, एकदम सही बात। यथापूर्व स्थिति का, किसका? फेवरेस स्टेटस क्यू, फेवरेस स्टेटस क्यू का समर्थन होता है, एकदम सही बात है ये। तो ये गलत हो जाएगा। 42 में कौन सा युगम गलत है? ये गलत पूछा है। दयानंद की शिक्षा की मुख्य प्रवृत्ति हिंदुत्व का सुधार, ठीक है, करने की उतनी नहीं है जितनी कि उसे उन विदेशी प्रभावों के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए संगठित करने की है। वैलेंटाइन चिरोल की, एकदम सही बात, वैलेंटाइन चिरोल ने कही ये बात। दयानंद की शिक्षाओं की मुख्य प्रवृत्ति हिंदुत्व का सुधार करने की उतनी नहीं है जितनी कि उसे उन विदेशी प्रभावों के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए संगठित करने की है। सही है। आधुनिक हिंदू समाज में संगठन की जो प्रकृति देखने को मिलती है उसका श्रेय दयानंद जी को जाता है। यह जकारिया का कथन बिल्कुल सही कथन है। ये सन्यासी दयानंद ने हिंदुओं की आत्मा को उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की है जिस प्रकार लुथर ने यूरोपियन आत्मा को प्रदान करी थी स्वतंत्रता। जायसवाल के पी जायसवाल का ये भी सही है। आर्य समाज इस्लाम और ईसाइयत के प्रभाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया था। ये विडी सरकार, ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एशिया, अगला क्वेश्चन, एशिया में साम्यवादी आंदोलन राष्ट्रवाद का शत्रु है। एशिया में जो साम्यवादी आंदोलन है ना, साम्यवादी आंदोलन मतलब कम्युनिस्ट मूवमेंट, ये राष्ट्रवाद का शत्रु है। नेहरू ने किस 1950 में अपने भाषण में ये बात कही थी 43 में। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, कोई डाउट वाली बात नहीं, क्योंकि जो नेहरू जी है वो इस मूवमेंट के खिलाफ थे, इसका विरोध करते थे नेहरू जी, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट का। क्यों करते थे? क्योंकि वो नेहरू जी कहते थे कि ये जो साम्यवादी आंदोलन है ये राष्ट्रवाद का शत्रु है, राष्ट्रवाद को नहीं पनपने दे पाएगा ये। अगला क्वेश्चन, विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति राज्य का प्रतिरोध भी कर सकता है। निम्न में से इसे प्रतिरोध का कर्तव्य किसने कहा? राज्य, विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति राज्य का प्रतिरोध भी कर सकता है, तो इसे प्रतिरोध का कर्तव्य किसने कहा है? तो ये कहा है टी.एच. ग्रीन ने कहा है। अगला, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारण किया कि अनुच्छेद 32 के दिन राज्य के कामों द्वारा पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर प्रदान करने की शक्ति, उसका जो कंपनसेशन दिया जाए उसको, ठीक है, देख लेते हैं। दैट इज हैज द पावर टू ग्रांट कंपनसेशन टू पर्सन एग्राइव्ड बाय द एक्शन ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 32। तो ये कौन से वाद में दिया गया था? तो ये रुदुल शाह वर्सेस बिहार राज्यवाद में ये दिया गया था निर्णय की, जो वो जो मतलब एग्राइव्ड मतलब पीड़ित व्यक्ति है उसको कंपनसेशन दिया जाए। रुदुल शाह वर्सेस बिहार राज्य। कौन सा कथन सार्टोरी के अनुसार ध्रुवीकृत भूगोलवादी प्रणालियों के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें सामान्यतः 5 से अधिक विचारणीय दल पाए जाते हैं। सही नहीं पूछ रखा ना, तो 5 से अधिक दल पाए जाते हैं, विचारणीय दल पाए जाते हैं किसमें? ध्रुवीकृत बहुलवादी प्रणालियों, इसके बारे में पूछ रखा है अपने को। तो ध्रुवीकृत बहुलवादी नाम ले रहे तो 5 से अधिक विचारणीय दल पर, एकदम सही बात है। ये सार्टोरी का ये राजनीतिक गतिहीनता को निर्मित करता है, ये भी सही बात है। गतिहीनता, राजनीतिक गतिहीनता को बना देता है, क्योंकि बहुत सारे दल हो गए, राजनीतिक गतिहीनता तो आएगी। उग्र बहुलवाद की वजह से अपकेंद्रीय प्रवृत्ति पाई जाती है, एकदम सही बात। विचारणीय दलों के मध्य विचारधारा मतभेदों का भाव पा जाता है।
नहीं, विचारधारा मतभेद तो बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा दल होंगे उनमें विचारधारात्मक मतभेद तो बहुत ज़्यादा पाए ही जाएंगे ऑब्वियसली, तो ये गलत हो जाएगा। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन कमलादेवी चट्टोपाध्याय के संबंध में गलत है? कमलादेवी चट्टोपाध्याय भारत में स्वतंत्रता से पूर्व विधायी सीट के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी वो। एकदम सही बात है ये, अपने को गलत पूछ रखा है ना। 1920 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुई थी, ये गलत बात है। भारतीय हस्तशिल्प और खटकरा पुनर्जागरण में योगदान दिया था, एकदम से समाज सुधार स्वतंत्रता सेनानी थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो गलत पूछ रखा है तो ये हो जाएगा, कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुई थी ये बिल्कुल गलत कोटेशन है। परवर्ती पूंजीवाद की परिस्थितियों में राज्य के अधिकारी तंत्र को उन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है जो पहले बाजार के सहारे छोड़ी जाती थी। प्रवृत्ति पूंजीवाद मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति यानी पोस्ट कैपिटलिज्म की सिचुएशन में राज्य के अधिकार तंत्र को उन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। राज्य के अधिकार तंत्र को, उसके ब्यूरोक्रेसी को, राज्य के अधिकार तंत्र को जो पहले बाजार के सहारे छोड़ जाती थी। हेबरमास ने इस स्थिति को क्या कहा है? उत्पादन संबंधों का राजनीतिकरण, उत्पादन संबंधों का पुनर्राजनीतिकरण, तो यही होगा, उत्पादन संबंधों का पुनर्राजनीतिकरण, लाइक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन रिलेशंस, पुनर्राजनीतिकरण। उत्पादन संबंधों का समाजीकरण नहीं होगा, पुनर्सामाजीकरण ये भी नहीं होगा, पुनर्राजनीतिकरण होगा ये उत्पादन संबंधों का। अगला क्वेश्चन है, मैक्रेडीज के अनुसार कार्यपालिका के प्रमुख राजनीतिक काम कौन कौन से हैं? मैक्रेडीज के अनुसार विचार विमर्श व निर्णय करना, नेतृत्व, निरीक्षण, क्रियान्वितीकरण और नियंत्रण, ये भी सही। उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, ये भी सही है। तो इसमें ये चारों ही सही हो जाएंगे। मैक्रेडीज के अनुसार कार्यपालिका के मुख्य, ये सी ए कंपेरेटिव पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। सूची 2 से मिलाइए, उनकी बुक पूछ रखी है। कार्ल जे फ्रेडरिक, मैकिलवेन, लोवेनस्टाइन, स्ट्रोंग, तो स्ट्रोंग है, तो इसे स्ट्रोंग की बुक कौन सी होगी? तो स्ट्रोंग, फ्रेडरिक, इसका आंसर होगा फ्रेडरिक की है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, ये फ्रेडरिक की है। और मैकिलवेन की है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड चेंजिंग वर्ल्ड, ये मैकिलवेन की है। लोवेनस्टाइन की है पॉलिटिकल पावर एंड द गवर्नमेंटल प्रोसेस, और स्ट्रोंग की है मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। तो स्ट्रोंग है, क्या स्ट्रोंग है? मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत स्ट्रोंग है। तो ये इसमें है और इसमें है ना। और फ्रेडरिक की है, ये 3 नंबर समझेगा। फ्रेडरिक की है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, तो ये हो जाएगा 3 नंबर आंसर। मैकिलवेन की है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, और लोवेनस्टाइन की पॉलिटिकल पावर एंड द गवर्नमेंट प्रोसेस। ये 50 क्वेश्चन हो गए, बाकी इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के, तो बाकी के अगले में कर लेते हैं। ओके, बाय, थैंक यू इतनी वीडियो देखने के लिए। बाकी के क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में कर लेंगे।